हाँ जी। क्या हाल चाल है भाइयों बहनों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। स्वागत है सबका। आप सबने कमेंट किया, 100 से ज्यादा कमेंट्स आए पुराने वीडियो पे। मैंने कहा था कि मैं अगला वीडियो कॉन्फ्लिक्ट से न्यूज बनाऊंगा, तो वो आपके सामने हाजिर है। और अपनी अटेंडेंस इस वीडियो में मार्क करने के लिए आपने एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है फ्रांस लार्जेस्ट EEZ। फ्रांस हैज द लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये फैक्ट है जो आपको मैं बता रहा हूं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है कंट्री की कोस्ट लाइन से। फ्रांस का लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इस बात को रट लेना, समझ लेना, कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं ये मानूंगा कि वो बच्चे जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं उनको ये वीडियोस देखने में दिलचस्पी रहती है, मजा आता है और वो अटेंटिवली ये क्लास लगाते हैं। तो आज का वीडियो रहेगा लड़ाइयों के बारे, कन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज से हम एक और चीज रिवाइज करेंगे, वो है प्लेसेस इन न्यूज। मैं और भी वीडियो बनाता रहूंगा प्लेसेस इन न्यूज के, लेकिन 4 ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे हम समझेंगे जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। पहले तो हम साउथ चाइना सी की बात करेंगे। अक्टूबर 2023 में फिलीपाइंस के कोस्ट गार्ड ने एक्शन लिया था टू क्लियर द बैरियर्स that the Chinese vessels had positioned to enter to a lagoon near the Scarborough Shoal. ये event was followed by the placement of a 300-meter long barrier by the Chinese Coast Guard ships, जिसका मकसद था फिलिपाइन की बोट्स को ब्लॉक करना कि वो इस एरिया में ना आ सके। स्कारबोरो शोल जो है वो फिलिपाइंस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर लाए करता है, ये आपको बात पता हो। और जब हम साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं तो पैरासेल आइलैंड और स्प्रैटले आइलैंड्स के बारे भी हमको पता होना चाहिए। साउथ चाइना सी में ऐसे बहुत सारे अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं जहां पे रिच और अबंडेंट मिनरल वेल्थ है। और ये आइलैंड्स, कुछ आइलैंड्स हैं जो फिलीपाइंस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, कुछ है वियतनाम के आते हैं, कुछ इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। लेकिन चाइना अपनी सुजरेनिटी और अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करता है ओवर दीज अनइनहैबिटेड आइलैंड्स। और आगे जाके आपको मैं एक 9 डैश लाइन कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और ये बॉर्डर करी, और दिस इज बॉर्डर्ड बाय विच कंट्रीज, चाइना, ताइवान। ऑल्दो ताइवान को इंटरनेशनली तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मान सकते हैं क्योंकि ताइवान कंसिडर्स इटसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम चाइना, लेकिन ताइवान भी बॉर्डर करता है साउथ चाइना सी को। देन द इंडो चाइनीज पेनिनसुला, तो यहां पे वियतनाम आ जाता है, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फिलीपाइंस। एंड ये कनेक्टेड है टू द ईस्ट चाइना सी थ्रू द ताइवान स्ट्रेट एंड टू द फिलीपाइन सी वाया द ल्यूजोन स्ट्रेट, दोनों जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, यहां पे अगेन आप मैप देख सकते हैं, ये है ये 9 डैश लाइन, ये जो आप यू शेप में देख रहे हैं, दिस इज द 9 डैश लाइन ड्रॉन बाय चाइना क्लेमिंग several uninhabited islands within the South China Sea as a part of mainland China, citing historical records। 2016 में साउथ चाइना सी में ट्रेड वर्थ राउंड अबाउट $3 ट्रिलियन के आसपास का हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, यहां पे इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस लाई करते हैं। 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू रिलाय करता है ऑन द रूट्स पासिंग टू द साउथ चाइना सी, और इसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहां पे आते हैं। चाइना जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, साउथ चाइना सी पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट है। 64% जो चाइना का ट्रेड है वो पास करता है थ्रू द साउथ चाइना सी, व्हाइल ओनली 14% ऑफ यूएस ट्रेड यूटिलाइजेस द वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी। तो सेंट्रल इशू क्या है साउथ चाइना सी में, और ये अब से नहीं है, काफी सालों से है। फ्रॉम द लास्ट 3 डेकेड्स ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है बिटवीन कंट्रीज ऑफ एशियान लाइक फिलीपाइंस, लाइक वियतनाम, लाइक इंडोनेशिया एंड चाइना। ये तो आपको पता ही होगा कि चाइना एशियान का हिस्सा नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल इशू आते हैं, जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, दैट इज ओवर स्प्रैटले आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स, नतूना आइलैंड्स एंड द स्कारबोरो शोल। स्कारबोरो शोल ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ फिलीपाइंस में लाई करता है।
चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 9 डैश लाइन ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि 1953 में ड्रॉ करी गई थी। 1953 तक इसको 11 डैश लाइन कहा जाता था। ये जो 9 डैश लाइन है ये चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स को इन द साउथ चाइना सी लेजिटिमाइज करते हैं। This 9 dash line spans up to 2000 kilometers from the Chinese mainland and extends close to Philippines, Malaysia and Vietnam. तो इस लाइन का बेसिस क्या है, आधार क्या है? चाइना जस्टिफाई करता है अपने क्लेम्स को कि भी ये जो बाउंड्री हमने बनाई है हिस्टोरिकली, हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है कि ये सब जो आइलैंड्स हैं विद इन द 9 डैश लाइन ये हमारे ही कंट्रोल में होते थे आज से 2000 साल पहले। लेकिन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट जो इन लाइंस के हैं 9 डैश लाइन के हैं इसको कभी क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया और चाइना ने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को। अनक्लॉज जो है जो कि डिफाइन करता है हर एक देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को, चाइना ने इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को वायलेट करते हुए ये 9 डैश लाइन बनाई है। वंस अगेन ये देखिए 9 डैश लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक यू शेप्ड है ये 9 डैश लाइन। विद इन दिस इज द साउथ चाइना सी। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं साउथ चाइना सी को। यू हैव मेनलैंड चाइना, यू हैव ताइवान, ये है ल्यूजॉन स्ट्रेट जो कि फिलीपाइंस में आता है। देन यहां पे आपका मलेशिया आ जाता है, यहां पे आपका वियतनाम आ जाता है। तो ये सब कंट्रीज साउथ चाइना सी को बॉर्डर कर रही हैं। देखिए प्लेसेस इन न्यूज भी यहां पे रिवाइज हो रही हैं, लोकेशनल ज्योग्राफी भी यहां पे रिवाइज कर रहे हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान से थोड़ा देखें क्योंकि ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि भाई आपको 5-6 कंट्रीज का नाम दिया गया है और आपने ये बताना है इनमें से कौन से देश साउथ चाइना सी को बॉर्डर नहीं करते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम स्कारबोरो शोल की बात करें तो ये जो स्कारबोरो शोल है जैसे आपको मैंने बताया फिलीपाइंस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर लाई करता है। चाइना के पास ये एविडेंस है, चाइना कहता है कि हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इस स्कारबोरो शोल और पैरासेल आइलैंड और स्प्लैटले आइलैंड्स की जो डिस्कवरी थी जो वो हमारे ही सोंग डायनेस्टी ने 2000 साल पहले करी थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं, हमारे बहुत ही पॉपुलर प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स और हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और इवन सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल क्रैश कोर्सेज पे 33% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड है PRE24। तो यदि आप इच्छुक हैं ये कोर्सेज लेना चाहते हैं टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और IR का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स 1 अप्रैल से मैं लेके आने वाला हूं। विद इन 12 आवर्स हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हैं, इंडिया के नेबरहुड, सेंट्रल एशिया, एक्ट ईस्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, इन सब चीजों को हम अपने क्रैश कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं 12 घंटों के अंदर अंदर। अगर आप इंडिविजुअल IR का क्रैश कोर्स भी लेना चाहते हैं उस पे भी 33% ऑफ है। PRE24 कूपन कोड रहेगा। मेरे द्वारा कंप्लीटली होलिस्टिकली IR का क्रैश कोर्स आपके साथ डिस्कस और शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है वेरी पॉपुलर नगोर्नो काराबाग। पॉपुलर फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस बिकॉज ये एक ऐसा मुद्दा है। नगोर्नो काराबाग एक लैंडलॉक्ड माउंटेनियस टेरिटरी है जो कि ज्योग्राफिकली लाई करता है और एडमिनिस्टर किया जाता है विद इन दी टेरिटरी ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान एक देश है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में इस टेरिटरी के चलते बहुत लड़ाई हो रही है। स्पेसिफिकली हम ज्यादा न्यूज में पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। अजरबैजान नगोर्नो काराबाग का डिस्प्यूट मैंने लास्ट ईयर भी फ्यू मिनट सीरीज में पढ़ाया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में 2023 में। और अब अगेन नगोर्नो काराबाग पिछले कुछ 6 महीनों से न्यूज में बना रहा है तो इस करके ये बात बतानी जरूरी है। नगोर्नो काराबाग टेरिटरी जो है ज्योग्राफिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अजरबैजान के अंदर आती है, लेकिन यहां पे जो लोग रहते हैं वो जो लोग हैं उनकी जो एथनिसिटी है दैट इज आर्मीनियन। ठीक है, यहां पे जो लोग रहते हैं उनकी सेम एथनिसिटी है एज दैट ऑफ द आर्मीनियन पीपल। तो लैंडलॉक्ड माउंटेनियस फॉरेस्टेड रीजन है जहां पे जो आबादी है लगभग 1.5 लाख की है। ये विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अजरबैजान लाई करता है। नगोर्नो काराबाग को अर्थसख भी कहा जाता है आर्मीनिया में। यहां पे प्रीडोमिनेंटली एथनिक आर्मीनियन आबादी है और यहां पे जो लोग रहते हैं अजरबैजान के विद इन दिस नगोर्नो काराबाग वो माइनॉरिटी में रहते हैं। नगोर्नो काराबाग हैज बीन पार्ट ऑफ अजरबैजान टेरिटरी सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस द टाइम ऑफ द सोवियत यूनियन। लेकिन जैसे सोवियत यूनियन का कोलैप्स शुरू होता है लेट 1980s में और अर्ली 90s में, तब आर्मीनिया के रीजनल पार्लियामेंट ने वोट किया था कि भाई ये जो रीजन है नगोर्नो काराबाग का
ये आर्मीनिया को ट्रांसफर कर देना चाहिए, बिकॉज यहां पे जो लोग रहते हैं उनकी जो एथनिसिटी है दैट इज द सेम एज दैट ऑफ द आर्मीनियन पीपल। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है 2024 में कि अजरबैजान का फुल स्केल वॉर करने का प्लान हो रहा है। 16 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर निकोल पश्चिनियान ने यह कमेंट किया था। 2 days आफ्टर अ स्कर्मिश ऑन द बॉर्डर लेफ्ट 4 आर्मीनियन ट्रूप्स डेड। जो टेंशन है इन दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ रही है सिंस सितंबर 2023। ये दोनों देश, जैसे आपको मैंने बताया, पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। अजरबैजान ने रिकैप्चर किया आर्मेनियन पॉपुलेटेड रीजन ऑफ नगोर्नो काराबाग सितंबर 2023 में एक मिलिट्री ऑफेंसिव में। देन नगोर्नो काराबाग से एक रिलेटेड यहां पे आ जाता है कॉरिडोर, लचिन कॉरिडोर। तो लचिन कॉरिडोर क्या है? लचिन कॉरिडोर अगेन एक कनेक्टिंग कॉरिडोर है जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम आर्मीनिया टू नगोर्नो काराबाग। ये इकलौता रोड है दोनों टेरिटरीज के बीच में, इसको लाइफलाइन माना जाता है। तो किसी किस्म की ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाई करनी हो, या इवन हम देख रहे थे कि वेपन्स भी रिबेल्स को, नगोर्नो काराबाग में जो आर्मीनियन लोग रहते हैं, जो रिबेल्स रहते हैं अगेंस्ट द अजरबैजान गवर्नमेंट, उन लोगों को भी वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे थ्रू दी वाया द लचिन कॉरिडोर। जो लचिन डिस्ट्रिक्ट है वो अजरबैजान में आता है, लेकिन 2020 में जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, क्योंकि 2020 में भी अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में लड़ाई हुई थी, तो वो सीज फायर एग्रीमेंट के साइन होते के चलते ये जो लचिन कॉरिडोर के ऊपर जो गार्ड कर रहा है वो रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस कर रही हैं। तो अभी ये जो कॉरिडोर था, दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस अंटिल सितंबर 2023। ठीक है, अजरबैजान ने ब्लॉकेड करा लचिन कॉरिडोर का फ्रॉम दिसंबर 2022 टू सितंबर 2023, और इसको क्रिटिसाइज करा गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? बिकॉज इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन एड और रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई कॉरिडोर था, अगर कोई रास्ता था टू नगोर्नो काराबाग, तो वो लचिन कॉरिडोर था। तो इस कॉरिडोर का ब्लॉकेड लगभग 10 महीनों के लिए अजरबैजान ने किया था, और बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस ने, ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने इस कदम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आफ्टर a renewed offensive in September 2023, अजरबैजान फोर्सेस, अजरबैजान की मिलिट्री ने कंट्रोल लिया पूरा का पूरा नगोर्नो काराबाग, फिर से कैप्चर किया। This was followed by the flight of almost all of the Armenian inhabitants of Nagorno-Karabakh into Armenia via the Lachin corridor. Then थर्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात यहां पे करेंगे, जिहादिस्ट इंसर्जेंसी इन बुर्किना फासो। बुर्किना फासो यहां पे है। ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये सहेल रीजन है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में पूछा था कि सहेल रीजन क्या होता है, तो सहेल रीजन इज द रीजन बिटवीन द सहारा डेजर्ट एंड द सुदानियन एंड द सुदाना सवानियन ग्रासलैंड्स। तो जो रीजन है वो सहेल रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहेल रीजन से चलते बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे मिलिट्री कूज हम देख रहे हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, सिविल वॉर्स देख रहे हैं। सहेल रीजन में जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर इसके बारे आप और विस्तार में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। मे बी मैं अगला वीडियो बनाने की सोच सकता हूं, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिलिट्री कूज हैपनिंग इन द सहेल रीजन। अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज फिर देखता हूं किसी और टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। नाउ 2015 से एक सिविल वॉर चल रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बुर्किना फासो एंड द इस्लामिस्ट रिबेल्स। प्लीज रीड द टॉपिक, जिहादिस्ट इंसर्जेंसी की बात हो रही है। तो लड़ाई यहां पे जो सिविल वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, सरकार ऑफ बुर्किना फासो और इस्लामिस्ट रिबेल्स, ये लड़ाई 2015 से शुरू होती है, अब 9 साल हो चुके हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सबसे बुरी, सबसे भयानक इंसर्जेंसी जो पूरे सहेल रीजन में है आज के टाइम पे, वो बुर्किना फासो में है। 25 जनवरी को रिपोर्ट किया गया था, ये लेटेस्ट न्यूज है, कि रशिया ने अराउंड 100 ट्रूप्स, वैसे तो जो वॉगनर ग्रुप है बहुत न्यूज में था लास्ट ईयर, वॉगनर ग्रुप के जो सोल्जर्स हैं, जो वॉगनर ग्रुप के जो ट्रूप्स हैं, जो उनके जो सिपाही हैं, वो भी यहां पे तैनात थे पिछले साल तक। लेकिन अभी रीसेंट न्यूज आई है 25 जनवरी 2024 को कि रशिया ने अराउंड 100 ट्रूप्स यहां पे भेजे हैं। वैसे बुर्किना फासो एक फ्रेंच कॉलोनी था पहले इन द 20th सेंचुरी, और 200 से ज्यादा ट्रूप्स और अराइव करेंगे बुर्किना फासो में। क्यों? ताकि बुर्किना फासो की आर्मी को ट्रेन किया जा सके कि कैसे यहां पे अपने लोगों को वो
पेट्रोल कर सकते हैं, गार्ड कर सकते हैं और सिक्योर फील करा सकते हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इरप्ट हुआ है इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, हजारों लोग मारे गए हैं। यूएनएचसीआर का एस्टिमेट है कि 6 in 10 डिस्प्लेस्ड पीपल इन द सहेल दे कम फ्रॉम बुर्किना फासो। सो कितना ज्यादा हेविली कन्फ्लिक्टेड रीजन है इन अफ्रीका। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में, मैप से ही आप देख सकते हैं लैंडलॉक्ड है, ठीक है, आसपास कोई ऐसे नदी नहीं है और यहां पे सवाना टाइप क्लाइमेट और वेजिटेशन देखने को मिलता है। बुर्किना फासो एक फ्रेंच कॉलोनी था जिसको इंडिपेंडेंस मिलता है 1960 में, और तब जब इसको इंडिपेंडेंस मिलता है तो उसका नाम क्या था, अपर वोल्टा। अब वोल्टा एक रिवर है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी 2 मिनट में। जो हिस्ट्री है ऑफ कॉलोनियल मैनिपुलेशन ऑफ द नेशनल आइडेंटिटीज दैट लेफ्ट दिस कंट्री द अपर वोल्टा विद अ वेरी वीक सिविल सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। इसके साइज की बात करें तो ये जो साइज है दिस इज ऑलमोस्ट 8% द साइज ऑफ इंडिया, स्लाइटली मोर देन 8% द साइज ऑफ इंडिया, बट यहां पे 70 से ज्यादा डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज रहती हैं इंक्लूडिंग 11 मेजर लैंग्वेजेस, और यहां पे जो कॉलोनियल टंग है वो फ्रेंच है। सरकारी जो लैंग्वेज है जो यहां पे फॉलो करी जाती है वो फ्रेंच है। अब अपर वोल्टा की बात है तो वोल्टा रिवर जो है मेन रिवर सिस्टम है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ घाना में। तो इट फ्लोज साउथ इनटू घाना फ्रॉम द बोबो द्योलोसो हाईलैंड्स ऑफ बुर्किना फासो, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अपर वोल्टा का नाम यहां पे आया था तो अपर वोल्टा का नाम वोल्टा रिवर के कारण आया था, इसलिए यहां पे छोटी सी इंफॉर्मेशन वोल्टा रिवर के बारे में आपको मैंने पेश करी। जो मेजर एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है बुर्किना फासो का वो क्या है, मौसी। मौसी मतलब हमारी मम्मी की सिस्टर नहीं, बट मौसी यहां पे एक ग्रुप का नाम है। एडिशनली इसकी जो इकोनॉमी है बुर्किना फासो की बहुत अंडर डेवलप्ड है। 9/10 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक फार्मिंग, ठीक है। स्कूल एनरोलमेंट की बात करें दैट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन अफ्रीका। बाकी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड 15 एंड ओल्डर इज लिटरेट, तो यानी कि 25% आबादी ही यहां पे लिटरेट है, बहुत ज्यादा आबादी यहां पे इलिटरेट है। द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ बुर्किनाबे क्या है वो भी आपको 1 मिनट में बताऊंगा, इज वेरी थिन ऑन द ग्राउंड, और बिकॉज यहां पे लिटरेसी रेट बहुत कम है तो डेफिनेटली यहां पे ज्यादा रोजगार के अवसर भी नहीं मिल रहे हैं, और वीक सिविल सोसाइटी है, लोग यहां पे इफेक्टिवली नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पिछले कुछ 1-1.5 साल में 2 बार मिलिट्री कू भी यहां पे हो चुका है। जब से ये देश आजाद हुआ है 1960 से लेके आज 2024 तक, तो 64 इयर्स में इस देश ने 8 बारी मिलिट्री को देखा है, यानी कि मिलिट्री जो जनरल्स हैं, जो कमांडर्स हैं, उन्होंने तख्ता पलट किया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को कुर्सी से हटाया है। 1984 में थॉमस सैंकरा, द फादर ऑफ द बुर्किनाबे रेवोल्यूशन, इन्होंने रीनेम करा द कंट्री फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनियल नेम ऑफ अपर वोल्टा टू बुर्किना फासो। बुर्किना फासो मींस द लैंड ऑफ इनकरप्टेबल पीपल, with the people being called as बुर्किनाबे। बुर्किनाबे मीन्स जो अपराइट लोग हैं, जो अपने उसूलों के, अपने प्रिंसिपल्स के पक्के हैं। कू हुआ था जनवरी 2022 में, वो कू हुआ था लेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर पॉल हेनरी सांतियागो दामिबिया, और उस वक्त जनवरी 2022 में जो प्रेसिडेंट थे रॉश मार्क क्रिश्चियन कबोरे, उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोने पड़े थे। फिर एक और कू हुआ सितंबर 2022 में एक और कू हुआ जहां पे जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे पॉल हेनरी सांतियागो दामिबिया, उनको उन्हीं के चेले ने हटा दिया कुर्सी से। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ये है पॉल हेनरी सांतियागो दामिबिया, ये आए थे जनवरी 2022 में, ठीक है, मिलिट्री कू करके आए थे। इन्होंने किनको हटाया, इन भाई साहब को उठाया, रॉश मार्क क्रिश्चियन कबोरे। फोटोज देख के हमको याद रहता है, वैसे तो नाम आपको रट्टा लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है, बट आपको नाम कोई नहीं पूछने वाला है, बट आपको ये पता हो कि इन भाई साहब ने, पॉल हेनरी ने, ये मिलिट्री के जो लीडर थे, डिक्टेटर थे, इन्होंने कू किया और इनको कुर्सी से हटा दिया। और ये भाई साहब जो यहां पे हैं, जो हाथ में चंपक लेके बैठे हुए हैं, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, ये वैसे उम्र में तो मेरे जितने ही हैं, 1988 बॉर्न है ये भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ही गुरु यानी कि पॉल हेनरी का मिलिट्री कू किया। कब किया, सितंबर 2022 में किया। चलिए आखिरी जो कॉन्फ्लिक्ट, वैसे तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में जो आखिरी कॉन्फ्लिक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है, अभी बहुत न्यूज में था, चर्चा में था, वेनेजुएला गायाना डिस्प्यूट।
देखिए, अब रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास, इसके बारे में तो बहुत सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं, तो मैं वो दो कॉन्फ्लिक्ट्स यहां पे डिस्कस नहीं करना चाहता था, बिकॉज उसको लेके ऑलरेडी बहुत कवरेज हुई है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको इजीली नहीं मिलेंगे शायद, या आपने पढ़े ना हो। पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रही है, वैसे भी अब रिवीजन का ही समय है। 2 महीने का टाइम रह चुका है, अप्रैल में तो चलो स्लाइटली मोर देन 2 months, 2.5 months, तो अब रिवीजन का समय, तो ये सब चीजें अभी आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर इन चीजों के बारे आपने पहले पढ़ा है, सुना है न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ा है, तो एटलीस्ट आप इन कॉन्फ्लिक्ट से, इन जगहों से फेमिलियर हैं। अभी प्रेजेंट एस्केलेशन जो है बिटवीन वेनेजुएला एंड गयाना, दैट इज ओवर अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन अ रीजन, उस रीजन का नाम क्या है, एस्क्विबो रीजन। अब ये एक वैसे जो मामला है इतना बड़ा नहीं है जितना ये बन चुका है। नाउ ये जो रीजन है, एस्क्विबो रीजन, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली और ज्योग्राफिकली गयाना के अंडर आता है। अब ठीक है, ये मुद्दा इस रीजन के ऊपर बहुत पुराना हो सकता है, दोनों देशों के बीच में जो डिस्प्यूट है, लेकिन अब ये इतना मुद्दा गर्म क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है एस्क्विबो रीजन में? एस्क्विबो रीजन में 2015 से बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स पाए गए हैं, जिसके कारण गयाना ने बहुत एक्सेप्शनल और एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करा है, 62% इन 2022, अर्निंग द डिस्टिंक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रियल जीडीपी ग्रोथ। और अगर वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला में चाहे वो करप्शन है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या चाहे वो इन्फ्लेशन रेट की बात करें, रिकॉर्ड तोड़ इन्फ्लेशन वेनेजुएला में है। इन्फ्लेशन रेट 360% का है एज ऑफ 2023, तो ये रिकॉर्ड है। इतना इन्फ्लेशन तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी नहीं देखने को मिला होगा जितना वेनेजुएला में अब देख रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वेनेजुएला में भी ऑयल की कमी है, वेनेजुएला में भी लार्ज रिजर्व्स ऑफ ऑयल हैं। पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण वेनेजुएला आज ये हाल देख रहा है, जो उसके देश में महंगाई बहुत ज्यादा है। तो ये है गयाना। शायद अभी मेरी इमेज के कारण आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं ऐसे हो जाता हूं थोड़ा। ये है गयाना, ये जो है गयाना एस्क्विबो, ये इस गयाना का ही पार्ट है, इस रीजन के ऊपर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2/3 रीजन जो है गयाना का, वो एस्क्विबो रीजन है, ठीक है। और ये है आपका वेनेजुएला। तो इस रीजन में देखिए, अगर इस रीजन को हम छोड़ दें, तो गयाना कितना सा रह गया, 1/3 रह गया। तो यहां पे ऑयल रिजर्व्स पाए गए हैं। तो वेनेजुएला कह रहा है कि भी ये जो रीजन है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखा के, जैसे चाइना कहता है कि ये हमारे अंडर आना चाहिए, क्योंकि अब इस रीजन में ऑयल रिजर्व्स पाए गए हैं। तो वेनेजुएला को है कि भाई वो मुर्गी अगर सोने का अंडा दे रही है तो इसको भी मुर्गी का पेट ही फाड़ डालो। Now, despite the economic disparities, the border dispute, economic disparities वेनेजुएला और गयाना के बीच में बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ 360% इन्फ्लेशन, और एक तरफ, हालांकि गयाना में भी कोई बहुत अच्छे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो नहीं थे until the last का 6-7 years, बट बहुत एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ गयाना देख रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। अब ये जो मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, मुद्दा बहुत पुराना है, 150 साल पुराना है। ये जो कंटेस्टेड एस्क्विबो रीजन है, देखिए अब क्या है कि यहां पे जो गयाना है, इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। अब ये जो कॉन्टेस्टेड एस्क्विबो रीजन है, यहां पे लगभग 1.25 लाख लोग रहते हैं, यानी कि 1,30,000 1,25,000 लोग रहते हैं जो कि प्राइमरीली इंग्लिश बोलते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय गयाना, लेकिन वेनेजुएला क्लेम कर रहा है इस एरिया को, रिसोर्स रिच एरिया को। अब जब रिसोर्सेज की वहां पे अबंडेंस हुई है, तब वेनेजुएला अपना क्लेम ले कर रहा है। और ये बात आपको मैंने बताई कि 2/3 ऑफ गयाना's टोटल लैंड एरिया इज एस्क्विबो, और ये एक्सीड करता है द साइज ऑफ इंग्लैंड। अगर हम एस्क्विबो को मैप में फिर से देखें, तो दिस गयाना एस्क्विबो, द रीजन इटसेल्फ एक्सीड्स in terms of the territorial, in terms of the land area, this exceeds that of England as well. जो रूट्स है इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट के, ये जाते हैं, दिस ट्रेसेस बैक टू द लेट 1800s, जब अमेरिका और यूके ने पार्टीशन करा था इस टेरिटरी को, प्रेडोमिनेटली allocating the एस्क्विबो रीजन टू गयाना। गयाना वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, जैसे आपको मैंने बताया। अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा इतना नहीं उछला था दोनों देशों के बीच में, लेकिन जब पिछले 10-12 सालों में गयाना ने ऑयल डिस्कवरी करी इस रीजन में, तब ये मुद्दा ज्यादा आता है सामने। करंट एस्केलेशन इज एट्रीब्यूटेड टू द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, जो कि लेवरेज लेना चाहता है इस इशू के लिए डोमेस्टिकली, अपनी ऑडियंस से, अपने वोटर से। मदुरो ने एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया इस मुद्दे के ऊपर लेजिटिमेसी एक्वायर करने के लिए, येट
द लो वोटर टर्नआउट इंडिकेट्स अ ग्रेटर कंसर्न अमंग द ऑर्डिनरी, अमंग द आम आदमी ऑफ वेनेजुएलन्स, कि भैया आप इस टेरिटरी को उस टेरिटरी को एक्वायर करने से पहले ये देखो कि आपके देश में प्रोस्टिट्यूशन कितना बढ़ रहा है, क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, इलिटरेसी कितनी बढ़ रही है। आप ये सब रेफरेंडम के काम सब छोड़ो और अपने देश पे फोकस करो। नाउ व्हाई स्पार्क इन दिस कॉन्फ्लिक्ट? The picture of the country is changing since the discovery of oil reserves in 2015, after which they are earning around $1 billion in annual government oil revenue. That's a lot of money. और ये पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा है to boost the major infrastructure projects in Guyana। और ये अपने आप में जो ऑयल डिस्कवरी हुई है गयाना में, इसके चलते जो एस्क्यूबो रीजन ऑफ गयाना में, इसके चलते जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर भी एम्फेसिस दिया जा रहा है और बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इस कंट्री में देखी जा रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने 4 डिस्प्यूट्स, 4 कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ा था। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा। और बाकी आपको मैंने ऑलरेडी होमवर्क दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, वो आप लिखते रहना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सहेल रीजन में और कौन सी डिस्प्यूट्स हैं अपार्ट फ्रॉम बुर्किना फासो उसके बारे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करूं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, गुड डे।